पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की काफ़ी सारी शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। आप लोगों को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। सर, हमारे पास कुछ महिलाओं ने, प्रतिष्ठित महिलाओं ने कुछ सवाल भेजे हैं। जी, उनमें से कुछ सवाल हम आपसे करना चाह रहे हैं। जी। सबसे पहले तो ये कि ये जो कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो सर हम जानना चाहते हैं कि आपकी सफलता के पीछे आपकी मातृशक्ति का कितना योगदान रहा है। देखिए, हमारी सफलता के पीछे हमारी माताजी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा उनका आशीर्वाद है। हम मात्र जब 10 साल के थे तो पिताजी का निधन, हमारे सर से पिता का साया हो गया था। और चूंकि परिवार में 4 भाइयों में सबसे बड़े हम थे और हमारा छोटा भाई तो तब मात्र 2 महीने का था, और परिवार में विधवा माँ थी और विधवा दादी माँ थी। और पिताजी के निधन के बाद माताजी ने पिता का भी और माता का तो ममत्व दिया ही, दोनों का कर्तव्य निभाया। और जो संस्कार, जो संघर्ष उनने सिखाया, और उनके कारण ही हम 10 वर्ष की उम्र से ही जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दिए। पढ़ाई लिखाई भी अपना चालू रखे, खेती बाड़ी भी देखा, घर परिवार भी देखा। तो इस तरह से आज हम इस मुकाम पर हैं, तो उसमें हमारी माताजी का बहुत बड़ा संघर्ष, उनकी तपस्या और उन्होंने जो संस्कार हमको दिया, उसका परिणाम है। आदिवासी संस्कृति जो होती है वो मातृसत्तात्मक होती है। आपने खुद भी बचपन से उस चीज़ को महसूस किया। तो माता के बाद जब पत्नी आपके जीवन में आई तो क्या बदलाव वो लेकर आई? कौन सा असर जो है उनका आपके जीवन में आया, सार्वजनिक जीवन में खास तौर से? देखिए, जब हम 26 साल के थे और शादी भी नहीं हुई थी, तो विधायक का दायित्व मिला। भारतीय जनता पार्टी ने विधायक हमको बनाया और करीब 1 साल बाद हमारी शादी हो गई। और शादी होने के बाद जिस तरह से राजनीति में या प्रशासन में रहने से परिवार के लिए समय कम बचता है, जनसेवा में ज़्यादा समय बिताना पड़ता है, तो उस समय हमारी धर्मपत्नी का बहुत बड़ा योगदान था। वो घर तरफ से हमको बिल्कुल निश्चिंत कर देती थी कि आपको लोगों के बीच में उनकी सेवा करना है, बाकी घर परिवार हम संभालेंगे। और जब बच्चे भी हुए तो बच्चों का पालन पोषण, उनको पढ़ाना लिखाना और जो पारिवारिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, शादी ब्याह, इस सब का जिम्मा उन्होंने उठाया। तो एक तरह से हम ये सब दायित्व से निश्चिंत हुए और निश्चिंत होकर जनसेवा में लगे रहे। तो हमारे जीवन में आगे बढ़ने में उनका भी बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला। सर, मैं विनय त्रिवेदी अवस्थी, हरिभूमि आईएनएच से। ये इंटरव्यू महिला दिवस पर स्पेशल है। मेरा एक सवाल है कि आप विधायक रहे, सांसद रहे, इसके बाद आज प्रदेश के मुखिया हैं। छत्तीसगढ़ में आप महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या सोचते हैं कि हम कहाँ पर हैं? क्योंकि इस समय जब देखा जाता है कि देश में या विदेश में या महिलाएं हर जगह बहुत अव्वल हैं, क्या आपको लगता है कि अभी भी महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत है? क्योंकि हम अलग अलग क्षेत्रों में देखते हैं कि महिलाएं बराबर से पुरुषों के साथ खड़ी हैं। देखिए, मेरा तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव है और हम प्रारंभिक दौर में भी देखे हैं। उस समय तो महिलाएं घरों से कम ही बाहर निकलती थीं। कोई कार्यक्रम में हम लोग जाते थे तो मुश्किल से जिनके पास कोई दायित्व होता था वही महिलाएं आती थीं कार्यक्रमों में, और
सिर्फ हाउसवाइफ का ही रोल वो अदा करती थी। लेकिन जब हम लोग की सरकार बनी, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग बनने के बाद, और यहाँ हम लोग की सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, और फिर ये महिला स्व सहायता समूह का गठन हुआ, और उसके बाद उनको प्रशिक्षित किया गया, उनको आर्थिक रूप से बैंकों से जोड़ा गया, सशक्त किया गया। तब से अब जब हम देखते हैं इतने वर्षों में, तो आज कार्यक्रमों में भी सबसे ज़्यादा संख्या मतलब महिलाओं की होती है, और आज महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं, कई रोजगार भी कर रही हैं, और उस दिशा में जनधन खाता भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। उनको खाता मिला, फिर हम लोग उनको बैंक से जोड़ के उनको लोन दिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, फिर महिलाओं को भी रोजगार से जोड़े, फिर ये महतारी बंधन योजना शुरू किए। आज मात्र 1000 रुपया दे रहे हैं मतलब महीने का, लेकिन गांव के लिए 1000 रुपया भी बहुत होता है। और आज जब हम जाते हैं कार्यक्रमों में तो इतना एक्साइटेड दिखती हैं, खुश दिखती हैं, तो हम तो पूछते भी हैं उनसे कि आप लोगों को इसका लाभ हो रहा है कि नहीं। तो अलग अलग अपना अनुभव बताती हैं। कोई वो बताती हैं कि हम अपने बच्चे के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाए हैं, उसमें हर महीने पैसा जमा करते हैं। कोई छोटा मोटा सब्जी भाजी का दुकान करती थी, कोई किराना दुकान करती थी, तो उसमें पूंजी बढ़ा रही हैं। कई जगह महिलाएं सिलाई मशीन खरीद के हर महीना सिलाई कढ़ाई से अच्छा पैसा अर्जित कर रही हैं। तो इस तरह से मतलब महिला सशक्तिकरण, और विशेषकर हमारा जो जनजातीय कल्चर है उसमें तो पूरा घर परिवार वही चलाती हैं, उन्हीं के हाथ में पूरा मैनेजमेंट होता है घर का, बाकी पुरुष तो सर महिलाएं, क्योंकि महिलाएं मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होती हैं, घर बाहर सब संभालती हैं, तो आप मानते हैं कि हाँ महिला मैनेजमेंट कर रही है, तो चाहे वो दफ्तर हो चाहे वो घर हो, बहुत बेहतर तरीके से, या बिजनेस हो या किसी ऑफिस में हो या राजनीति में, बहुत बेहतर तरीके से मैनेजमेंट को संभालती हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे से संभालती हैं। आज तो महिलाएं कहाँ नहीं पहुंची, हर जगह महिलाएं पहुंच गई हैं। आज फाइटर प्लेन भी महिलाएं चला रही हैं। ये महतारी बंधन योजना के शुरू होने के बाद कुछ ऐसी महिलाएं जो कभी बैंक का मुंह नहीं देखी थी, जानती नहीं थी कि बैंक क्या होता है, वो भी बैंक में जाकर अपना अकाउंट खुलवाई हैं और बाकायदा लेन देन शुरू की है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है उन महिलाओं के लिए जो एकदम पिछड़ी थी। हाँ, मैंने कहा ना कि घर से निकलती नहीं थी, लेकिन आज इतने वर्षों में काफ़ी प्रगति हुई है। और जो कभी बैंक का मुंह नहीं देखी थी, आज वो स्वयं बैंक जाकर मतलब आगे बढ़कर ये सब काम कर रही हैं। जी, दौर बदलने की बात हो रही है कि अब महिला आगे बढ़ रही है, तो पहले भी लड़कियों को घर से इतना निकलने नहीं दिया जाता था, उन पे रोक टोक होती थी। अब आज की लड़कियों की यूथ के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं आज की लड़कियों के बारे में? देखिए, आज तो ऐसा रोक टोक है भी नहीं। अब समय काफ़ी आगे बढ़ गया है, और आज जैसे मैंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, तो हमारी बेटियां भी हर क्षेत्र में आगे हैं। आज अगर हम किसी भी क्षेत्र में देखते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का ही मामला क्यों न हो, जब हम हमारे पास आते हैं, हमारी बेटियां आती हैं, चाहे वो 10th बोर्ड एग्ज़ाम, चाहे 12th बोर्ड एग्ज़ाम हो, या CGPSC वगैरह हो, UPSC में भी इस बार 2 हमारी बेटियां क्वालिफाइड हुई हैं छत्तीसगढ़ से। तो इस तरह से आज किसी भी क्षेत्र में हमारी बेटियां पीछे नहीं हैं, आगे बढ़ रही हैं। और हमको लगता है कि परिवार का भी आशीर्वाद उनको मिलता है, तभी आगे बढ़ पा रही हैं। और पढ़ाई लिखाई में भी हर क्षेत्र में
लड़कों से कहीं हमारी बेटियां बहनें आगे हैं। सर, और जनता ये भी जानना चाहती है कि प्रदेश के सारे फैसले तो आप लेते हैं बतौर प्रदेश के मुखिया, लेकिन घर में फैसले कौन लेते हैं? घर में किनकी चलती है? देखिए, घर में एक सामूहिकता होती है। कोई बड़े निर्णय होते हैं तो सब मिल के ही लेते हैं, और हमको लगता है कि वो आपके घरों में भी होता होगा, सबके घरों में होता होगा। और कोई भी निर्णय होते हैं देश प्रदेश में भी तो सामूहिक निर्णय ही होते हैं, और वही निर्णय सही भी होते हैं। तो हमारे घर में भी कोई बड़ा निर्णय होता है तो सब मिल के ही, माँ है, पत्नी है, भाई हैं, सब मिल के ही करते हैं। पुरुषों को क्या संदेश है, जैसे आप इतने व्यस्त रहते हैं, हालांकि सबके घर में जो माताएं होती है वो शिकायत करती है कि इतने व्यस्त है, समय नहीं निकालते हैं, तो आप कैसे समय निकालते हैं उनके लिए, क्या स्पेशल करते हैं? देखिए, मैं इस मामले में बड़ा खुशनसीब हूँ कि प्रोत्साहित ही करती हैं, चाहे हमारी माता हों, चाहे हमारी धर्मपत्नी हों। हमको जनसेवा के क्षेत्र में मतलब बहुत सपोर्ट करती हैं। बाकी वो लोग कहते हैं कि हम सब लोग घर, बाल बच्चे सबको संभाल लेंगे, सामाजिक जो भी जिम्मेदारी हैं सब संभाल लेंगे, आप तो जनता के लिए वो जनता के बीच में ही रहो। तो इस तरह से कभी उनके तरफ से हमको कोई अड़चन या कोई व्यवधान नहीं आया, बराबर हमको प्रोत्साहित ही उन्होंने किया है। सर, हम महिला दिवस स्पेशल है तो हम उस विषय पे बात तो करेंगे, लेकिन जब से आपकी सरकार आई है प्रदेश में आदिवासियों के लिए, बस्तर की महिलाओं के लिए काफ़ी कार्य किए गए हैं। अभी जो आपकी सरकार का एक टारगेट है कि नक्सल फ्री छत्तीसगढ़ को करना, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी इस विषय पर एक योजना है, आप पूरी तरीके से आपकी सरकार उस पर लगी हुई है। बस्तर में जो नक्सली सरेंडर कर रहे हो या फिर उन्हें वो फाइटिंग हो या उनसे मुठभेड़ हो, महिलाओं का जो बस्तर कमांडर हैं या फिर हमारी सीआरपीएफ में जो महिलाएं हैं उनका बड़ा रोल है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बस्तर जो क्षेत्र है, अब तो कई जिले हो गए, जब एक साथ थे तो केरल स्टेट से भी बड़ा वो क्षेत्र है, और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर वो क्षेत्र है। हम उसको धरती का स्वर्ग भी कह सकते हैं। अनेकों वाटरफॉल्स हैं, कुटुमसर का गुफा है, अबुझमाड़ का लंबा चौड़ा जंगल है, और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत वहाँ पर संभावनाएं हैं। सैकड़ों तरह के वहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। इमली पूरा नेचुरल, पूरा जंगलों में है। कांकेर में आपका सीताफल है, महुआ है। तो इस तरह से बहुत सुंदर वो क्षेत्र है, लेकिन दुर्भाग्य कि 4 दशक से भी ज़्यादा समय तक नक्सलवाद से वो क्षेत्र ग्रसित रहा, और कैसा उन्होंने जीवन जिया है, मतलब वहाँ जाने से ही समझ में आता है। मतलब बिल्कुल ही मतलब कष्ट भरा जीवन उन्होंने सहा है। रोड नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, राशन नहीं, राशन कार्ड नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिला। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, दोनों की दृढ़ इच्छा शक्ति कि ये जो एक कलंक है नक्सलवाद और विकास में बड़ा रोड़ा है, इसको हटाना है। और आज उनके कारण मात्र 2 साल के कम समय में हमारे जवानों के अदम्य साहस, उनको भी नमन करते हैं, उसके कारण आज नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। और इसके लिए तो माननीय गृह मंत्री जी ने डेडलाइन भी तय कर दिया है, इसी महीने 31 मार्च तक। और आप सबको भी, पूरे देश को विश्वास हो गया है कि उनका संकल्प पूरा हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि नक्सलवाद तो समाप्त हो रहा है, लेकिन जो 4 दशकों से भी ज़्यादा समय तक विकास से वो लोग अछूते रहे, वहाँ पर हम लोगों को विकास पहुँचाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक नियत नीलानार योजना भी जब हम लोग सरकार में आए, कुछ महीने के बाद ही नियत नीलानार योजना शुरू किए,
ये गोंडी भाषा में है। इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। और इस योजना के माध्यम से जैसे लगातार सुरक्षा कैंप खुलते गए हैं, और पहले एक सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में उनका कार्य क्षेत्र होता था, लेकिन अब वो माननीय गृह मंत्री जी ने 10 किलोमीटर कर दिया है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र आज अब तो पूरा ही मतलब बस्तर ही नक्सल मुक्त हो रहा है। तो नियत नीलानार योजना के माध्यम से हम लोग करीब सरकार की जो विभागों की जो योजनाएं हैं, चाहे वो सार्वजनिक चाहे व्यक्तिमूलक, सबको हम लोग वहाँ तक पहुँचा पाने में सफल हो रहे हैं। जहाँ पहले कभी कोई जाते नहीं थे, आज वहाँ पर अच्छी सड़कें बन रही हैं, लोगों के घर बन रहे हैं, बिजली पहुँचा रहे हैं, पानी पहुँच रहा है। उन क्षेत्र के लोगों के लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास तो 2 साल में 18 लाख स्वीकृत हुआ ही, लेकिन जो आत्मसमर्पित हैं उनके लिए अलग से भारत सरकार से बोल के 15,000 स्वीकृत कराए हैं। तो इस तरह से और पुनर्वास नीति भी अच्छा बनाए हैं। जो आत्मसमर्पित हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारी बेटियां भी मतलब उसमें थीं, तो वो लोग भी वापस आ रही हैं। तो उनको भी अच्छा पुनर्वास नीति में उनका स्केलिंग करा रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से। सर, आपने देखा कि अभी विधानसभा जो चल रही है उस दौरान सारे आत्मसमर्पित नक्सली आए, उन्होंने, तो ये एक विश्वास था लोकतंत्र में उनका। तो इसे आप अपनी सरकार में कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? बड़ी उपलब्धि है। अभी जब विधानसभा भी तो चल ही रहा है, तो 120 आत्मसमर्पित नक्सली आए थे, जिसमें महिला पुरुष दोनों थे। और उन्होंने यहाँ पर विधानसभा की कार्यवाही देखी, हमसे भी मिले और मंत्रियों से भी मिले। तो ये उनका देश के संविधान पर एक मतलब विश्वास है, विकास की मुख्यधारा से वो लोग जुड़ना चाहते हैं। इस बात का प्रमाण है कि वो लोग भी नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं, और ये बहुत बड़ी जीत है। सर, इस बारे में मेरा एक सवाल है, ज़रा हटके है, कि ये जब नक्सलवाद को ख़त्म करने का आपने प्रण लिया है, इसके साथ क्या कुछ ऐसी योजना है जैसे बालिका सैनिक योजना? कुछ ज़रा हटके सवाल है, तो इस बारे में आपके कोई विचार? इसी से जुड़ा मेरा भी एक सवाल है कि खास तौर से जो बस्तर की महिलाएं हैं, चाहे वो महिलाएं जो मुख्य धारा से जुड़ी रहीं और वो महिलाएं जो किसी न किसी कारण से, किसी मजबूरी से नक्सलवाद की तरफ मुड़ गई, अब वापस मुख्य धारा में लौट रही हैं, तो उन महिलाओं के लिए क्या अलग से कोई योजना सरकार लाएगी, उस पर अलग से कोई काम किया जाएगा? बिल्कुल, उनके साथ हमेशा सरकार खड़ी रहेगी, और भारत सरकार, हाँ जी, भारत सरकार भी खड़ी रहेगी। और माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता उतनी ही है जितनी चिंता हम लोगों की है। और जो 4 दशकों से विकास से वो लोग अछूते रहे, तो उसी तेज़ी से वहाँ पर विकास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और इसके लिए भारत सरकार भी सहयोग करेगा और हम लोग भी करेंगे। और उन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी सब तो करेंगे ही, लेकिन वहाँ मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ अच्छे स्कूल खुलें। हाँ, शिक्षा, जी बिल्कुल, हाँ, मतलब शिक्षा वहाँ अच्छा हो, वहाँ चिकित्सा अच्छा हो, ये सब की वहाँ पर चिंता करेंगे। और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहाँ पर है भी, जिसका शुरुआत करीब हो गया है। तो उस क्षेत्र के लोगों को जगह जगह हम लोग स्वास्थ्य के लिए PSC, CSC ये सब भी खोल रहे हैं। तो सारी सुविधाएं उन लोगों को देंगे, और उनको रोज़गार से भी जोड़ने का, जैसे उस क्षेत्र के लोग कृषि पर आधारित हैं, तो उनके खेतों में पानी पहुँचे, इसके लिए भी अभी 2 सिंचाई योजना स्वीकृत कर रहे हैं इंद्रावती नदी में, फिर आगे और भी करेंगे। पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जनजातीय परिवार ज़्यादा है, तो पशुपालन भी उनका एक प्रिय विषय है। और NDDB से समझौता हुआ है सरकार का, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से, और 2-2 गायें एक परिवार को दे रहे हैं। और पूरा दूध खरीदने, उनका कैसा देख रेख, ये सब सारा NDDB करेगा। तो ये सब फिर जितने जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसको वन धन केंद्र के माध्यम से अच्छा कीमत दे के खरीद रहे हैं, और उसका वैल्यू एडिशन भी करा के वहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार से जोड़ने का ये सारा मतलब कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा है, और आगे और चलाएंगे। इसके साथ ही एक सवाल और है, हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही खूबसूरत है, तो उसमें पर्यटन की योजनाओं को और
विकसित करने के लिए क्या कुछ स्कीम है आपकी? देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि बस्तर बहुत सुंदर क्षेत्र है प्राकृतिक दृष्टिकोण से, और हम लोग जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए हैं, नई उद्योग नीति 2024-30 लाए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। सिंगल विंडो सिस्टम सब भी लाए हैं, और 1-1.5 साल में ही 8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल भी चुके हैं, और धरातल में काम भी बहुत शुरू भी हो गया है। और बस्तर क्षेत्र में पर्यटन की भी अपार संभावना है, तो हम लोग पर्यटन को उद्योग में शामिल किए हैं कि उद्योग में जो इंसेंटिव वगैरह का प्रावधान है, तो एक तो होम स्टे उधर बहुत पॉपुलर है। एक धुड़मारास करके गांव है जो राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान है, करीब 60 कंट्री में बेस्ट 20 विलेज का चयन उन्होंने किया है, उसमें एक अपना गांव धुड़मारास है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावना है। तो होम स्टे उसमें है। तो होम स्टे में क्या होता है कि जो फॉरेनर टूरिस्ट रहते हैं वो होटलों में नहीं रह के घरों में रहते हैं, महीनों महीनों रहते हैं, उनके साथ रहना, काम करना, उनके साथ भोजन करना, उनकी कल्चर से संस्कृति से वो लोग परिचित होना चाहते हैं, और सीधे सीधे लाभ परिवार को मिलता है। तो होम स्टे को भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। एक परिवार को हम लोग 5 उनका अच्छा रूम बन जाए, उसके लिए भी सहयोग कर रहे हैं, ताकि और ज़्यादा संख्या में लोग आएँ, रुकें उनके यहाँ। तो इस तरह से हम लोग उस क्षेत्र को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। सर, जब आपकी सरकार आई 2023 में, तो सरकार आने के पहले आपने एक महतारी वंदन योजना, जो हम सब जानते हैं, शुरू की थी। लेकिन जब आपकी उन योजनाओं में ना हमने देखा कि मातृशक्ति को विशेष प्राथमिकता दी गई है। जैसे अभी बजट आया तो उसमें आपने रानी दुर्गावती योजना, लखपति दीदी, महतारी वंदन योजना चल ही रही है। इसके पीछे की एक पूरी सोच क्या है? आप क्या सोचते थे कि मतलब मुझे प्रदेश की महिलाओं के लिए क्या करना है? क्योंकि इतने समय से इतना लंबा राजनीतिक करियर आपका रहा, और आपने देखा, क्या महसूस किया आपने उस समय? देखिए, जिस तरह से मेरे जीवन में माताजी और पत्नी का जो आगे योगदान रहा बढ़ने में, और एक संस्कृति भी है छत्तीसगढ़ में कि महिलाएं पूरा घर द्वार संभाल के सब करती हैं। तो इनको जितना हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आर्थिक रूप से सशक्त करेंगे, शैक्षणिक रूप से सशक्त करेंगे, उतना ही समाज का भी भला होगा और प्रदेश का भी भला होगा। और इसी सोच के साथ हम लोग महतारी वंदन योजना शुरू किए, और महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी का शुरुआत किया है, और आज 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति पूरे देश में बन चुकी हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी 8 लाख दीदियां लखपति बन चुकी हैं, और आज उनके साथ हम लोगों का वार्तालाप भी है। आज पूरे प्रदेश भर से जो लखपति दीदियां हैं वो हज़ारों की संख्या में राजधानी में आ रही हैं, और उनके साथ वार्तालाप करेंगे। और फिर ये सब महिलाओं को आगे करने के लिए, और इसको 10 लाख करने का है। जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी 3 करोड़ तो बन चुके, उसको 6 करोड़ बढ़ाने का उनका संकल्प है। तो हम लोग भी अभी तक 8 लाख बने, उसको 10 लाख आने वाले समय में महतारी दीदी यहाँ पर बनाएंगे। अच्छा सर, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें छत्तीसगढ़ का कितना योगदान है? देखिए, बहुत बड़ा योगदान है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लड़की को बोझ समझते थे लोग, और उनकी संख्या लगातार कम होते जा रही थी, तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू किया। हमारा छत्तीसगढ़ बहुत सौभाग्यशाली है जो ये सोच छत्तीसगढ़ की नहीं है। बेटी बोझ वाली जो सोच है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ में बेटी को आज भी महत्व दिया जाता है। खुशी मनाते हैं जब बेटी पैदा होती है, लेकिन कुछ जिलों में था थोड़ा, लेकिन योजना आने के बाद
जैसे मैं रायगढ़ में ही था, 20 साल तक वहाँ से सांसद था, तो वहाँ ये सब थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना आने के बाद वो सब ठीक हो गया है। तो थोड़ी समस्या कहीं कहीं पर थी, लेकिन यहाँ पर हम लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति में हम लोग बेटी को बोझ नहीं समझते हैं, और उसमें अपना जो जनजातीय समाज है वो तो बल्कि और ज़्यादा खुश होते हैं। बेटा से बेटी मतलब आने से ज़्यादा खुश होते हैं माता पिता। वो सोचते हैं कि हमको एक और घर मिल जाएगा, बेटी को शादी करके देंगे तो वो भी घर हमको मिल जाएगा, वहाँ भी हम मेहमानबाजी करेंगे, सब खुशी होती है। बेटी बचाओ की बात हो रही है, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए और क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए वैसे तो सबकी सुरक्षा की चिंता सरकार कर रही है, और महिला थाना वगैरह हम लोग लगातार खोल रहे हैं, और रायपुर को भी पूरा जो राजधानी है इसको भी कमिश्नरी किए हैं, तो उसका भी लाभ मिला है। इस बार बड़ा लोगों ने मतलब फ़ोन कर करके हमको धन्यवाद दिया कि इस बार की होली भी बिल्कुल शांति से मनी, कहीं कोई कुछ नहीं, प्रदेश में भी पूरा होली शांति से। और जो बड़ी राजधानी में बहुत कुछ क्राइम होता था, चाकूबाजी होती थी, कमिश्नरी बनने के बाद काफ़ी उसमें कमी आई है, और कई शहर के लोगों ने हमको इसके लिए धन्यवाद भी दिया। इतना तक कि विपक्ष के लोग भी हमको मतलब धन्यवाद दिए कि आपका कमिश्नरी लागू करने का अच्छा असर देखने को मिल रहा है। तो हम लोग नारी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। सर, बहुत कम मौके होते हैं जब राजनीति से इतर सवाल हम कर पाते हैं, तो इसलिए मैं बार बार घर की तरफ मुड़ जा रही हूँ। हमने जब बजट आ रहा था उस दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी की पत्नी से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि उनकी जैकेट उन्होंने पसंद की है। तो आपके साथ भी सर ऐसे कई मौके आते होंगे, आप सांसद बने, आप विधायक बने, आज आप मुख्यमंत्री हैं, इन सभी खास मौक़ों पर मैडम की क्या भूमिका रही, और क्या आपको याद आता है, कोई खास आपको इंसिडेंट ऐसा याद आता हो? देखिए, मैं पहले तो एक समय ऐसा था कि सबके लिए कपड़े वगैरह मैं खरीदता था, माता जी के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। लेकिन हमको याद नहीं है, 10 साल से भी ज़्यादा समय हो गया होगा जब हमारी व्यस्तता बढ़ी। केंद्र में भी 14 से 19 राज्यमंत्री के रूप में काम किया, तो उस समय भी कार्य क्षेत्र हमारा बढ़ा, पूरा देश हो गया। फिर प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व, तो व्यस्तता बढ़ी, तो करीब 10 साल से ज़्यादा समय हो गया हमने कभी अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे हैं। हमारी श्रीमती जी खरीदती हैं या हमारे कार्यकर्ता लोग दे देते हैं। कभी कभी विशेष अवसर में कार्यकर्ता लोग प्रेजेंट कर देते हैं, तो वही हमारे लिए चल रहा है। मतलब बड़े बड़े प्रेम से सब देते हैं, तो सिलवाते हैं, उनका दिया हुआ कपड़ा उसी को पहनते हैं। सर, तो इतनी व्यस्तता रहती है, कभी ऐसा मौका आया होगा इतने सालों में कि मैडम नाराज हो गई होंगी किसी बात पे कि भाई आप बिल्कुल समय नहीं दे रहे हैं? हाँ, और मैं कैसे मनाया फिर आपने, या क्या करते हैं आप? कहीं घूमने जाते हैं, कोई फिल्म देखने जाते हैं, कैसे मनाते हैं? कभी तो नाराज हुई होंगी। हाँ, मतलब कभी इसी सवाल में मैं एक मेरी सहयोगी के साथ जोड़ लेती हूँ, जो उसने कहा जैसे घर है तो है, आपने बताया कि 10 साल से आप मार्केट नहीं गए, आपने कुछ नहीं किया। कभी ऐसा होता है आपने उन्हें कह दिया कि हाँ हम यहाँ चलेंगे, और वो तैयार बैठी हैं, और उतने में होता ये है कि आपका कोई कार्यक्रम आ गया, फिर किस तरीके से मैनेज करते हैं? क्योंकि ये हर घर की कहानी होती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। मतलब वो नाराजगी भी होती है तो बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, प्यार भरा नाराजगी होती है, और थोड़ी देर के लिए रूठती जरूर है, लेकिन फिर मतलब वो भी रूठना भी अपने को अच्छा ही लगता है। और इस तरह के बहुत कम मौके आए हैं और आते हैं, बाकी वो लोग सब समझते हैं, लेकिन कभी कभी रूठती हैं तो थोड़ा मनाना तो पड़ता है। होम मिनिस्टर जो ठहरी, आप ये कहना चाहते हैं सर? सर, एक सवाल और है, जैसे अभी जशपुर में बस दुर्घटना हुई,
तो मैडम वहाँ पहुँची, मतलब आपका जो क्षेत्र है, तो कभी आपको ये लगता है कि मतलब आप वहाँ नहीं पहुँच पाए, आपका होम टाउन है, आपका गांव है, तो वो वहाँ पे सारा सब कुछ मैनेज कर लेती हैं, या प्रदेश में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर आप नहीं पहुँच पाते, वो उन जगहों को संभालती हैं बहुत बेहतर तरीके से? जी, जैसे हमारी व्यवस्था बढ़ गई, और जहाँ तक जसपुर की बात है, अपने विधानसभा ही नहीं, जसपुर पूरा जिला, इतनी लंबी राजनीति हो गई, करीब 3.5 दशक की हमारी राजनीति हो गई, तो एक परिवार जैसा हो गया है पूरा जिला। राजनीतिक संबंध तो है ही, लेकिन एक पारिवारिक संबंध भी हम लोगों का है, एक एक परिवार से परिचय है, सब है। और व्यवस्था बढ़ गई तो अब हमारी अनुपस्थिति में बहुत कुछ हमारी धर्मपत्नी संभालती हैं। वहाँ कोई सामाजिक रस्म रिवाज हो, कोई पूजा पाठ हो, इस तरह का सारा कार्यक्रम वो अटेंड करती हैं, और प्रयास वो करती हैं कि हमारी कमी लोगों को मतलब ज़्यादा ना खले। और इसीलिए कल जब वो एक्सीडेंट हुआ तो वो स्वयं अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात भी की, और वो भी आज समाज में भी जनप्रतिनिधि तो एक आध बार शुरुआत में रही, लेकिन बाद में वो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है। तो आज वो कंवर समाज अपना है, कंवर समाज। पहले वो महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, अब वो सब का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गई है। हाँ, हमारा है, शायद मुझे लगता है हम सभी का होगा कि वो कभी राजनीति में आने का नहीं सोची, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेरे मतलब मुझे राजनीति में आना है, क्योंकि वो उन्होंने जब से वो आपके घर आई तब से उन्होंने राजनीतिक एक गतिविधि देखी, माहौल देखा। कभी आपके ख्याल में नहीं आया कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमारे घर की कुछ महिलाएं या आपकी धर्मपत्नी कभी राजनीति में आने का कभी उन्होंने आपसे कहा हो? नहीं, आज तक तो नहीं कही है, बराबर सहयोग करती है, लेकिन वो खुद आज तक इच्छा जाहिर नहीं की है। महिलाओं को सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में देखना चाहते हैं, या महिलाओं को का नेतृत्व भी देखना चाहते हैं? बिल्कुल उनका नेतृत्व भी देखना चाहते हैं, और आज वो नेतृत्व कर भी रही हैं, और आगे हाँ, छत्तीसगढ़ के मामले में ही कह रहा हूँ। हम खाली वो बेनिफिशरीज के हिसाब से उनको नहीं देखते हैं, बाकी वो नेतृत्व भी करें, और आज वो कर भी रही हैं। सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है काफ़ी समय से कि माता और पत्नी के अलावा वो कौन सी महिलाएं हैं जो आपके जीवन की प्रेरणा रही हैं? अनेकों महिलाएं हैं, जैसे जब हम राजनीति में आए तो अनेक ऐसे सक्सेस लेडी लोगों से मुलाकात हुई। इसमें श्रीमती सुषमा स्वराज जी थी, कद्दावर नेता थी, बहुत अच्छी वक्ता थी, कई मंत्रालय को सुशोभित की, तो उनका भी सानिध्य मिला, उनसे भी प्रेरणा लिए। आज राष्ट्रपति महोदय हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनसे भी सबसे बड़ी बात तो हमारे बस्तर एरिया से निकली भी है। जी, तो वो सबसे भी प्रेरणा मिलता है। विजया राजे सिंधिया, राजमाता विजया राजे सिंधिया, हम लोग छोटे छोटे थे, राजनीति जब शुरू किए तो उनको देखते थे कि कहाँ एक राजघराने, हाँ महिला, वो मतलब जनसेवा के लिए कहाँ ग्वालियर से यहाँ हमारा जसपुर आती थी, लोगों के बीच में मिलती जुलती थी। तो ये सब से प्रेरणा, मतलब कई महिलाएं मतलब वो रहे हैं, मतलब प्रेरणादायी रहे हैं। सर, सवाल है मेरा एक, आपने बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक, ये हमारे जो ये खेल चल रहे हैं, प्रदेश में महिला खिलाड़ियों के लिए कितना इस पे स्कोप होना चाहिए, और आगे आप लोग आपकी सरकार इस विषय पर और कितना, ताकि देश में अभी तो सिर्फ हम बस्तर में हमारे स्पोर्ट्स में महिलाएं आ रही हैं, जो सरेंडर नक्सली हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, तो प्रदेश और से निकलकर बाहर देश स्तर तक अपना नाम ऊंचा करने के लिए किस तरीके की आपकी योजनाएं हैं, आगे उन्हें बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? खेल को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उसके लिए
सन का खेल अलंकरण समारोह एक चल जो खेल के जगत में प्रतिभावान हैं उनके लिए बीच में पिछली सरकार में बंद हो गई थी, उसको फिर से चालू किए हैं। और फिर खेलो इंडिया कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसके तहत भी जगह जगह खेल के साधन उपलब्ध करा रहे हैं। और जहाँ तक मैं भी जनजातीय समाज से हूँ तो पता है कि हमारे जनजातीय लोगों का खेल कूद से बड़ा संबंध रहता है, रुचि का विषय है। और ये जो पंडू मतलब उत्सव त्यौहार गीत संगीत ये सब से भी रहता है, गायन वगैरह से। तो इसीलिए जो बस्तर क्षेत्र आज नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग 2 साल से बस्तर ओलंपिक करा रहे हैं, तो उसका भी एक अच्छा साथ मिल रहा है। पिछले साल 1,65,000 पंजीयन हुआ था, इस साल बढ़ के वो 3,91,000 हो गया। मतलब इतना वृद्धि हो गया, 2.5 गुना की वृद्धि हो गया। और इस बात का प्रमाण है कि हमारे जो क्षेत्र के युवा लोग हैं वो लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। बस्तर पंडुम भी पिछले बार 7 विधा को लेके किए थे, उनका वेशभूषा, उनका व्यंजन, उनका संगीत, उनका वाद्य यंत्र ऐसा करके। तो माननीय गृह मंत्री जी का एक कहना था कि 7 को बढ़ा के 12 करो, तो इस साल 12 किए थे। तो इस साल उसमें भी पिछले साल 47,000 पंजीयन हुआ था पंडुम में, इस साल वो बढ़ के 54,000 हो गया। तो हर चीज़ में उस क्षेत्र के लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा ये संकेत है। और जिसमें आत्मसमर्पित नक्सली वो लोग भी अलग से भाग लिए, आपका ओलंपिक में भी अलग से भाग लिए। उनका एक नुआ बाट करके टीम का नाम था, नुआ बाट मतलब नई राह ऐसा जी, तो लोग भी भाग लिए। तो और खेल में और आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए कल ही हम स्पोर्ट्स पर समीक्षा भी किए हैं, कल ही समीक्षा हुई है। और अभी आपका राष्ट्रीय ट्राइबल गेम भी यहाँ पर आ रहा है, उसकी भी मेज़बानी करने का सौभाग्य छत्तीसगढ़ को मिलेगा। 25 मार्च से शुरू हो रहा है, तो उसमें भी बहुत सारे हमारे लोग खेल में भाग लेंगे। और एक खेल को और प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग अगर ओलंपिक में कोई यहाँ का बेटा बेटी भाग खाली ले लिया तो उसको 21 लाख देंगे। और अगर स्वर्ण पदक जीत के लाया तो 3 करोड़ देंगे, रजत पदक में 2 करोड़ और कांस्य पदक में 1 करोड़, ऐसा प्रोत्साहन स्वरूप देंगे। भी हम लोग खेल को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय जी की ऐसी इच्छा, सीएम रहते आगे और अभी मुझे क्या करना है प्रदेश के लिए, प्रदेश के का विकास आखिरी छोर तक पहुँचे, ऐसी योजना, ऐसा मन में कोई ख्याल, ऐसी कोई इच्छा जिससे प्रदेश स्तर पर जो आप अभी आज विकसित हो रहे हैं, देश स्तर पर नाम हो रहा है, वो आगे और आप चाहें कि मुझे ये करना है, मेरे मन में ये रह गया है। जी, एक तो देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना। तो हम लोग भी 2047 विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और 10 मिशन में काम कर रहे हैं और सहयोगी बनना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ भी सहयोगी बनना चाहता है। और जो GSDP है उसको 2047 तक 75 लाख करोड़ में मतलब पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है सरकार का, और उस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। और हर क्षेत्र में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो सबको जोड़ के यहाँ जो संसाधन हैं छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत संसाधन है। यहाँ खनिज संपदा भरपूर है, वन संपदा है। जो छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ा हुआ शब्द है अमीर धरती के गरीब लोग, इस शब्द को हटाना है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर हटेगा, कहे कि जैसे मैंने कहा कि दाग की तरह है, इसको धुलना बहुत जरूरी है। आज देखिए मिनरल्स यहाँ पर भरे पड़े हैं, आयरन ओर है, कोयला है,
लिथियम है, टीना का एकमात्र उत्पादक प्रदेश है। यहाँ गोल्ड भी है, डायमंड भी है, आपका बॉक्साइट, एल्युमिनियम है, सारे खनिज पदार्थ हैं। आज यहाँ का आधा भूभाग वनों से आच्छादित है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब नेचुरल हैं। तो ये सब का वैल्यू एडिशन करके लोगों को जोड़ के एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना है, टूरिज्म को आगे बढ़ाना है। तो इस सब को करके विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने का सरकार का मनसा है। यहाँ पर सभी लोग स्वस्थ रहें, शिक्षित रहें और सभी लोग समृद्ध रहें, इस दिशा में सरकार काम करेगी। सर, एक आखिरी आज की संदेश चर्चा। प्रदेश की महिला दिवस के मौके पर सीएम विष्णुदेव साय जी की तरफ से प्रदेश की महिलाओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मैं प्रदेश की समस्त हमारी माताओं को, बहनों को, दीदियों को, सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और इसी तरह से उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे और वो भी आगे बढ़ते रहें। सरकार उनके साथ खड़ी है, जो भी उनको आवश्यक मदद होगा उसके लिए सरकार बिल्कुल खड़ी है। चलिए, बहुत आज धन्यवाद की आपका। चर्चा बहुत ही रोचक रही। हल्की फुल्की बातों से लेकर गंभीर विषयों पर भी हमारी चर्चा रही। बाकी धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।